अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 71 से 75। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 71। वह युद्ध जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। 8। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 71। वह युद्ध जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। 8। यू चे को चुनौती जारी करने के बाद 10 से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन 7 संप्रदायों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह अतुलनीय रूप से शर्मनाक था। यू चे की निगाहें धीरे धीरे और अधिक मजाकिया हो गईं। इस समय बनिंग हेवन कबीले के बाहरी संप्रदाय का एक युवा खुद को रोक पाने में असमर्थ था और खड़ा हो गया, लेकिन फिर उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे पीछे खींच लिया, जिसने फुसफुसाया, आप क्या कर रहे हैं? आपके और फैंग गुआंगी के बीच ताकत में बहुत अंतर नहीं है। क्या आप हमारे हेवन बनिंग कबीले का चेहरा खोने की कोशिश कर रहे हैं? धिक्कार है, वो बच्चा बहुत घमंडी है। नौजवान ने अपने दांत भींच लिए। अगर युवा कबीले का मास्टर ज़ीलुवान अभी यहाँ होता, तो वह उसे इस हद तक पीटता कि उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। वह जिस ज़ीलुवान के बारे में बात कर रहा था, वह उनके हेवन बनिंग क्लान आउटर सेक्ट मास्टर का बेटा था, जो युवा पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही उसकी तुलना जियो लुओचेन से नहीं की जा सकती, 16 साल की उम्र में वह पहले से ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर था और नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर से एक कदम दूर था। न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में वह जियो लुओचेन के बाद दूसरे स्थान पर थे। इस समय आयरन स्पीयर कबीले का एक दृढ़ निश्चयी दिखने वाला युवा धीरे धीरे बाहर चला गया। वह यूनचे के समान उम्र का था, फिर भी उसने थोड़ी सी भी अपरिपक्वता नहीं छोड़ी, बल्कि उसके पास एक संयम था जो उसकी उम्र के साथ असंगत था। वह यूचे के सामने खड़ा हुआ, थोड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, आयरन स्पीयर कबीले की टाई हिंगजुन इस साल 17 साल की है। मैं आपको चुनौती देने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपको इतने घृणित और शाही आचरण के साथ एक के बाद एक दुश्मनों को हराते हुए देखकर मेरे दिल में प्रशंसा होती है, इसलिए मैं आपके साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, इसका कोई अन्य इरादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ और आपके साथ बातचीत करने के योग्य नहीं हूँ, तो आप मना कर सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ूंगा। वाह, वह आयरन स्पीयर कबीले का युवा कबीला स्वामी है। वास्तव में यह वही है जिसने इस बार कदम बढ़ाया है। मैंने 3 महीने पहले सुना था कि वह पहले से ही नेसेंट प्रोफाउंड रियलम की 4थी रैंक पर था। साथ ही भाले के साथ उसकी क्षमता पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। उसके लिए 1 या 2 रैंक ऊपर वाले को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एक बार जब टाई हिंगजुन बाहर निकले, तो यू चे के अलावा एक भी शिष्य या बुजुर्ग मौजूद नहीं था जो उन्हें पहचानता न हो। आयरन स्पीयर कबीले के युवा कबीले गुरु के रूप में उनकी प्रतिष्ठा, प्रभाव या यहाँ तक कि न्यू मून सिटी में उनकी स्थिति गवर्नर से कमतर नहीं थी, और उसकी ताकत पर संदेह करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 4थे स्तर पर 17 साल के व्यक्ति को 7 प्रमुख संप्रदायों में शीर्ष स्तर का माना जाता था। हालांकि आयरन स्पीयर कबीले को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन आयरन स्पीयर कबीले का जोर गहरी ताकत पर नहीं था, बल्कि भाले के अध्ययन पर था। उनकी गहन शक्ति को 7 प्रमुख संप्रदायों में सबसे निचले स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन उनकी संयुक्त सच्ची ताकत के साथ वे मध्यम स्थान पर है। टाई हिंगजुन के वास्तव में बाहर आने के लिए यूनचे को हराना उसके लिए आसान काम होगा, लेकिन वह पहले से ही 17 साल का है, इसलिए उसकी जीत स्वाभाविक और अपेक्षित होगी। इससे मेरा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं निकलता, प्रोफाउंड हॉट सेक्ट के एक शिष्य ने कहा। यह सचमुच थोड़ा अनुचित है। हालांकि अगर वह अपने हाथ और पैर काट लेता है या क्या नहीं, तो ये भी बुरा नहीं है। मैं वास्तव में यूनचे के अहंकारी चेहरे को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति ने घृणा से कहा। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लोगों ने
ये भी सोचा कि शायद टाई हिंगजुन केवल यू चे को घायल करने के बहाने के रूप में इस संकेतों के आदान प्रदान का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वह दूसरों को चुनौती देना जारी रखने में असमर्थ होंगे। आखिरकार आयरन स्पीयर कबीले के युवा कबीले मास्टर और नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के चौथे रैंकर होने की अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकता था। इस समय कुछ न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के 17 वर्षीय शिष्यों ने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, उम्र सीमा का उपयोग ऊपर जाने और टाई हिंगजुन को हराने के बहाने के रूप में करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन टाई हिंगजुन कौन थे और उनकी ताकत को याद करने के बाद अंत में इन 17 वर्षीय शिष्यों में से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। टाई हिंगजुन के चेहरे और आंखों से यू चे उसकी उत्सुकता और ईमानदारी देख सकता था, और कोई नहीं गलत उद्देश्य। उनका दिल थोड़ा चौंका क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि 7 प्रमुख संप्रदायों के सभी शिष्य अहंकारी कचरा नहीं थे। ये टाई हिंगजुन वर्षों से युवा था, लेकिन पहले से ही इतना दृढ़ था, उसके पूरे शरीर में धार्मिकता की भावना शायद ही कभी देखी गई थी। वह भी घमंडी था, लेकिन उसका घमंड एक अडिग चरित्र था जो एक आदमी में होना चाहिए, और कोई जंगली अहंकार नहीं था। यू चे के पहले प्रदर्शन ने उसके दिल में प्रशंसा की भावना जगा दी, साथ ही इससे उसके दिल में खुजली होने लगी और वह वास्तव में यू चे के साथ संकेतों का आदान प्रदान करना चाहता था। तुरंत यू चे थोड़ा मुस्कुराया और कहा, भाई टाई, आप क्या कह रहे हैं? आप आयरन स्पीयर कबीले के युवा मास्टर हैं। इन सभी लोगों के सामने किसी को भी चुनौती देने के लिए आप पहले से ही मेरे बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं। ब्रदर टाई के साथ मैच खेलकर मैं बेहद सम्मानित महसूस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही यू चे आधा कदम पीछे हट गया और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। टाई हिंगजुन ने शून्यता से देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यू चे, जो अब तक स्पष्ट रूप से असीमित अहंकारी था, वास्तव में उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। उसका दिल तुरंत गर्म हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई, चूंकि यह ऐसा है, छोटे भाई यून और मेरे बीच संकेतों का उचित आदान प्रदान होगा। छोटे भाई यू, आप पहले ही लगातार 3 राउंड लड़ चुके हैं, इसलिए यह अपरिहार्य है कि आपकी गहन ऊर्जा एक हद तक खर्च हो चुकी है। हालांकि संकेतों के आदान प्रदान में जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता। अगर हमें तुरंत शुरुआत करनी होती तो यह आपके लिए उचित नहीं होता। कैसा रहेगा? कोई जरूरत नहीं है। यू चे ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं भाई टाई के विचार के लिए आभारी हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं। भले ही मैंने लगातार 3 राउंड में लड़ाई लड़ी, लेकिन तीनों ही पलक झपकते ही खत्म हो गईं। मैंने मुश्किल से ही अपनी किसी भी गहरी ऊर्जा का उपयोग किया था, इसलिए मुझे आराम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रदर टाई के साथ मेरी लड़ाई के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। टाई हिंगजुन कायम नहीं रहे और उन्होंने अपनी स्थानिक अंगूठी को छूने के लिए आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ में उसके कद जितना लंबा चांदी का भाला दिखाई दिया। उन्होंने इसे एक कोण पर नीचे की ओर इंगित किया। इस भाले को पियर्सिंग क्लाउड कहा जाता है, जो एक सच्चा गहन उपकरण और एक विरासत है। मैं इस बहुमूल्य भाले को अपने जीवन का अंग मानता हूं और इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं छोटे भाई यू के साथ इस आदान प्रदान के लिए पियर्सिंग क्लाउड का उपयोग करूंगा। छोटे भाई यू, अपना हथियार दिखाओ। यून चे ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, मैं ब्रदर टाई के साथ झगड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा। टाई हिंगजुन एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए, फिर सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, छोटा भाई यून घमंडी है। चूंकि यह इस तरह है। गलत मत समझो भाई टाई, यून चे ने तुरंत कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि भाई टाई मेरे लिए हथियार का उपयोग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह है कि मैंने पहले कभी हथियार का उपयोग नहीं किया है। मेरे द्वारा उपयोग किए गए एकमात्र हथियार मेरे हाथ है। अगर मैं अभी इसका उपयोग करूं, तो यह मुझे बांध देगा और मुझे नहीं पता होगा कि इसके साथ क्या करना है। यून चे का दिल हमेशा इस बात पर विश्वास करता था, अगर कोई उसे थोड़ा सा भी सम्मान देगा, तो वह उस सम्मान को 10 गुना लौटा देगा।
यदि किसी ने उसके साथ 1 इंच भी अन्याय किया तो वह इसका बदला डंडे के प्रहार से चुकाता था। यदि कोई उस पर बड़ा जुल्म करे तो वह तुरंत उसे यातना देकर मार डालेगा। ये यू चे का स्वभाव था। टाई हिंग जुन वास्तव में उनके प्रति सम्मानजनक थे, इसलिए टाई हिंग जुन के प्रति शिष्टाचार और उचित सम्मान दिखाना उनके लिए स्वाभाविक था। टाई हिंग जुन ने गंभीरता से युन चे की ओर देखा, फिर जोर से हंसी, हा 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 हा, बढ़िया। तो आखिरकार छोटा भाई युन चे उन अहंकारी और घृणित लोगों में से एक नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे इस आदान प्रदान का जी भरकर आनंद लेने को मिलेगा। फिर छोटे भाई युन को ध्यान रखना चाहिए, मेरा पियर्सिंग क्लाउड भाला कभी भी मुझसे छोटे व्यक्ति से नहीं हारा है। भाई टाई को भी ध्यान रखना होगा। यू चे ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और इविल गॉड आर्ट्स फर्स्ट रियलम इविल सोल तुरंत खुल गया। टाई हिंग जुन का सामना करना, जो फैंग गुआंगई और यान मिंग से कहीं बेहतर था, उसके लिए इविल सोल की इस स्थिति को बनाए रखना आवश्यक था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से उसे हराने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं टाई हिंग जुन के लिए यह एक तरह का सम्मान था। उस स्थिति में ये भाला प्राप्त करे। टाई हिंग जुन ने दहाड़ते हुए अपने पूरे शरीर से गहरी ऊर्जा छोड़ी। पियर्सिंग क्लाउड ने यू चे की ओर तेजी से हमला किया। उसकी गति तेज नहीं लग रही थी, लेकिन भाले की नोक बादल से बिजली गिरने जैसी लग रही थी। यह एक ले गया पार शक्ति और एक पल में यू चे के सामने प्रकट हो गया। यहाँ तक कि आसपास की हवा भी अलग हो गई और लहरों की चमक पैदा हो गई। युन चे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया, एक तरफ झुक गया और मुश्किल से हमले से बच पाया। जैसे ही वह पलटवार करने वाला था, अचानक हवा का एक खतरनाक झोंका उसकी बाईं ओर से आया। सामान्यतया भाले के प्रहार में जितनी अधिक शक्ति होगी, भाले को पीछे हटाने की गति उतनी ही धीमी होगी और उसके छिद्र बड़े हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही टाई हिंग जुन का पियर्सिंग क्लाउड हवा से टकराया, वह अचानक एक झटके में बह गया और यू चे को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसने बिजली की तरह तेजी से अपने हाथ हटा लिए, फिर उसने अपनी कमर को सहारा देने के लिए अपनी कलाइयों को मोड़ा और उसे बलपूर्वक अवरुद्ध कर दिया। टकराना। जैसे ही उसकी कलाइयों ने भाले के शरीर को अवरुद्ध कर दिया, भाले से एक जोरदार झटका लगा, जिसके कारण उसे लगातार 3 कदम पीछे हटना पड़ा और उसके शरीर की रक्षा करने वाली गहन ऊर्जा लगभग टूट गई। महान भाला शक्ति। महान भाले की तकनीक। यू चे चिल्लाए बिना नहीं रह सका। भले ही टाई हिंग जुन अभी भी युवा थे, लेकिन भाले को संभालने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से पहले से ही मास्टर क्लास मानी जा सकती थी। बार ड्रैगन बादलों को तोड़ रहा है। टाई हिंग जुन का पियर्सिंग क्लाउड एक बार फिर से पार हो गया, क्योंकि भाले की बात की छवियां चारों ओर नाच रही थी और युन चे को दूर से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सैकड़ों हथियारों में भाला सबसे अधिक दमनकारी था। इसकी प्रबल शक्ति और शक्ति की तुलना किसी अन्य प्रकार के हथियार से नहीं की जा सकती। इसमें महारत हासिल करना सबसे कठिन था, लेकिन एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद दुश्मन के पलटवार की तो बात ही छोड़िए, कोई इसके करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। बार ड्रैगन रसातल स्काउट्स। ज्वलंत उल्का। गरजता हुआ नीला सागर। डॉट 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 डॉट। टाई हिंग जुन जब भी अपने भाले से वार करता था तो दहाड़ता था। कुछ ही देर में सभी की आंखें उसके भाले के बाद के दृश्यों से भर गईं। इसके अत्याचारी हमलों ने युन चे को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1000 में से गुजरना। टाई हिंग जुन ने यू चे पर हमला करने के लिए अपने पियर्सिंग क्लाउड को हवा में उड़ाते हुए 15 मीटर की छलांग लगाई। यहाँ तक कि 15 मीटर दूर से भी हावी ताकत ने यू चे को पहले ही अपनी आंखें खोलने में लगभग असमर्थ बना दिया था। टाई हिंग जुन के दर्जनों भाले के हमलों के तहत यू चे को पहले ही हॉल के किनारे पर मजबूर कर दिया गया था। चूंकि युन चे इस बार इसे चकमा देने में असमर्थ था, उसने ऊपर की ओर मुंह करके चिल्लाया और अपनी बांह से टाई हिंग जुन के पियर्सिंग क्लाउड पर साहपूर्वक प्रहार किया। आह! न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य सदमे में चिल्ला उठे। युन चे की गहरी ताकत तीसरी रैंक के नेसेंट प्रोफाउंड रियलम के प्रतिद्वंद्वी को विफल कर सकती है। हालांकि टाई हिंग जुन के भाले में न केवल शुद्ध गहन शक्ति थी,
बल्कि इसमें भाले की जबरदस्त शक्ति भी थी। कोई कैसे बलपूर्वक भाले के उच्चतम स्तर के हमले को नंगे हथियारों से रोकने की कोशिश कर सकता है। हालांकि जैसे ही टाई हिंगजुन का भाला और यू चे की भुजाएं टकराई, टक्कर की आवाज बहुत तेज नहीं थी। दूसरे क्षण में जब वे मिले, युन चे की बांह तिरछी हो गई। उन्होंने इसके प्रक्षेप पथ को पूरी तरह से बदलने के लिए पियर्सिंग क्लाउड के बल को उधार लिया और साथ ही भाले के बल को पूरी तरह से नकार दिया। फिर उसने तेजी से हमला किया, सीधे टाई हिंगजुन की छाती पर हमला करने के लिए। टाई हिंगजुन ने तुरंत भाले को वापस ले लिया, लेकिन समय पर अपनी मुद्रा हासिल करने में असमर्थ रहा और यू चे द्वारा आसानी से उड़ा दिया गया। हालांकि वह थोड़ा भी नहीं घबराया और दहाड़ने लगा, क्योंकि पियर्सिंग क्लाउड की शानदार चांदी की छाया फिर से चमक उठी। इसमें अब कोई अत्यधिक बल नहीं था, बल्कि यह यू चे के गले की ओर एक अपरंपरागत कोण से ऊपर की ओर मारा, जैसे कि यह एक बुद्धिमान चांदी का सांप था। युन चे की सांसें थम गईं, क्योंकि वह चकमा देने के लिए स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर फटा और उसी समय भाले पर जोरदार प्रहार किया, जिसके बाद टाई हिंगजुन को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही दूरी पर अलग हो गए, टाई हिंगजुन और यू चे तुरंत दोबारा नहीं भिड़े। पूरा महल एक बार फिर पूर्ण शांति में डूब गया। भले ही इस संक्षिप्त क्षण में केवल 1 दर्जन या इतनी ही चालें चली थी, टाई हिंगजुन द्वारा भाले का उपयोग, जो कभी एक हिंसक तूफान की तरह था और कभी कभी एक बुद्धिमान सांप की तरह, अपने भाले पर आश्चर्यजनक नियंत्रण के साथ, सभी बेहद थे अद्भुत। ये सोचना कि भाले की इस तरह की कुशलता वास्तव में एकमात्र 17 वर्षीय युवा ने हासिल की थी। समान उम्र और रैंक के सभी शिष्य बिना किसी अपवाद के हैरान थे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, भले ही वे टाई हिंगजुन के समान रैंक के हों, लेकिन किसी भी तरह से उनके मैच के नहीं थे। यहाँ तक कि टाई हिंगजुन के पिता टाई झानकांग भी संतुष्टि की मुस्कान के साथ चुपचाप सिर हिलाते रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब गहन शक्ति में 3 रैंक के अंतर के अलावा भले की शक्ति और तकनीक का सामना किया गया, तो यू चे को अप्रत्याशित रूप से 10 से अधिक चालों के बाद भी एक भी चोट नहीं लगी। इसके अलावा वह टाई हिंगजुन के साथ लगभग समान रूप से मेल खाता था। हर कोई इस हद तक सदमे में था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ का मुंह खुला हुआ था और वे उन्हें लंबे समय तक वापस बंद नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि छोटे भाई यून के साथ संकेतों का आदान प्रदान करना एक ऐसा विकल्प था जो इससे अधिक सही नहीं हो सकता था। टाई हिंगजुन ने अपने स्थिर चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ पियर्सिंग क्लाउड को झुलाया। यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। यू चे हल्के से मुस्कुराए और फिर उनके स्वर में एक सूक्ष्म चेतावनी भी थी। फिर भाई टाई, आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको सावधान रहना होगा। टाई हिंगजुन की भाला तकनीक व्यावहारिक रूप से अजेय थी, इसमें एक छेद ढूंढना मुश्किल था। चूंकि ऐसा था, कम से कम समय में उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका उसकी भाला चलाने की मुद्रा को जबरन तोड़ने के लिए भारी बल का उपयोग करना था। युन चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। दुष्ट आत्मा अवस्था के तहत उसकी गहरी नसों से तीव्र ऊर्जा बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बाहों में प्रवेश कर गई। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 72, वही युद्ध जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। 9। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 72, वह युद्ध जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। 9। हाँ, अच्छा, सच कहूं तो मुझे अचानक एक तरह की इच्छा हुई कि भाई यून मुझे हरा देंगे। ऐसा कहने के बाद मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही टाई हिंगजुन ने जोर से हंसना शुरू किया, उसकी निगाहें पहले से ही अपनी पुरानी ठंडक में वापस आ गई थी। उसने अपना चांदी का भाला घुमाया और दहाड़ा, मेरा ये भाला प्राप्त करो। उगते सूरज का ड्रैगन। भाले पर दबाव की एक विशाल लहर जमा हो गई। जैसे ही पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर नृत्य कर रहा था, महल के अंदर के लोगों ने वास्तव में एक अजगर की हल्की चीखें सुनी, जैसे एक के बाद एक उनके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। और इस समय पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर भी क्षैतिज रूप से यू चे की ओर बह गया था। ये चाल या तो जोर लगा सकती थी या स्वीप कर सकती थी। जोर लगाने से किसी भी चीज में छेद हो सकता है
और जोर लगाने से हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि टाई हिंगजुन ने स्वीप करना चुना, इससे स्पष्ट रूप से इस भाले की शक्ति के बारे में उनकी समझ का पता चला। यदि उसने जोर लगाने का निर्णय लिया होता तो यू चे गंभीर रूप से घायल हो सकता था। यदि वह भाले की प्रभावशाली आभा के दबाव के तहत चकमा देने में असमर्थ होता, लेकिन स्वीप के साथ न केवल यून चे को मारना आसान होगा, बल्कि इससे कोई अपूरणीय क्षति होने की भी संभावना नहीं थी। जैसे ही चांदी का भाला गिरा, उसने प्रचंड तूफान के अशांत समय में भूकंपीय सुनामी की तरह एक आश्चर्यजनक गति ला दी। इस भाले से हुआ ये झटका निश्चित रूप से टाई हिंगजुन की पिछली चालों में से किसी एक को भी पीछे छोड़ गया। हालांकि जिस बात ने टाई हिंगजुन के साथ साथ बाकी सभी को चौंका दिया, वह ये थी कि जब इस भयावह शक्ति का सामना करना पड़ा, तो यू चे ने अपने विचित्र आंदोलन कौशल का उपयोग करके चकमा देने का बिल्कुल भी विकल्प नहीं चुना, लेकिन इसके बजाय वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने अपनी दिशा में क्षैतिज रूप से बहते पियर्सिंग क्लाउड भाले का स्वागत करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। क्या वह पागल है? महल में बड़ी संख्या में शिष्य सीधे खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगे। इसे जल्दी से चकमा दो। न्यू मून पैलेस के चारों बुजुर्ग दहाड़े मजबूत स्वामी के रूप में जो इन कनिष्ठों से कहीं आगे निकल गए, वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि टाई हिंगजुन के इस भाले के पीछे कितनी खतरनाक शक्ति थी। हालांकि यू चेन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, इसके बजाय उसकी भुजा तेजी से बढ़ी और पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर से टकरा गई, जिसमें इतनी अधिक शक्ति थी। बजना। मुख्य महल के अंदर धातु के टकराने की कान भेदी आवाज आ रही थी। जिस क्षण यून चे का हाथ पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर से टकराया, टाई हिंगजुन ने सोचा था कि यह एक भाला उसे कुछ दर्जन मीटर तक उड़ने में सक्षम होगा। हालांकि उसी क्षण उसकी पुतलियां अचानक सुई के आकार तक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे ऐसा लगा मानो उसका भेदी बादल भाला एक अविनाशी और त्रुटिहीन मोटी स्टील प्लेट में घुस गया हो, क्योंकि भाले से झटके की एक विशाल लहर वापस चली गई। टाई हिंगजुन को अचानक अपने सीने में उल्टी महसूस हुई। वह एक बैकफ्लिप के साथ पीछे की ओर उड़ गया और 5 या 6 कदम पीछे हटने के बाद ही मुश्किल से रुक सका। भाला थामने वाली उसकी भुजाएं भी थोड़ी सुन्न हो गई। यदि भाले पर उसका नियंत्रण नहीं होता, जो पहले से ही उसकी अस्थि मज्जा में पूरी तरह से धंसा हुआ था, तो पहले की जवाबी शॉकवेव उसके हाथों से चांदी के भाले को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त होती। फिर भी यू चे केवल 2 या 3 कदम पीछे हटी, तब तक वह मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था। उसने अपनी बाहें, जो कुछ हद तक सुन्न थी, हिलाया और मंद मंद मुस्कुराया। क्या? टाई हिंगजुन के पिता, आयरन स्पीयर कबीले के कबीले मास्टर टाई झानकांग अचानक खड़े हो गए। 7 प्रमुख संप्रदाय के कबीले मास्टरों में से एक, जो न्यू मून सिटी को हिला सकता था, वास्तव में इस दृश्य से इतना सदमे में था कि उसने अपना आपा खो दिया था। आयरन स्पीयर कबीले के कबीले मास्टर के रूप में वह जानते थे कि ड्रैगन ऑफ द राइजिंग सन चाल कितनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी, किसी से भी बेहतर थी। यहाँ तक कि टाई हिंगजुन से 3 रैंक ऊपर के विरोधियों के लिए भी जरूरी नहीं कि वे इसे सीधे तौर पर प्राप्त कर सके। फिर भी यून चे वास्तव में नेसेंट प्रोफाउंड दायरे का मात्र प्रथम रैंकर है। वास्तव में चूंकि टाई झानकांग पहले से ही ऐसी थी, इसलिए किसी और का उल्लेख करने का कोई मतलब ही नहीं था। आयरन स्पीयर कबीले के शिष्य के जबड़े फर्श को छूने के बिंदु तक खुले हुए थे, और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के 4 बुजुर्गों की आंखें भी अपनी जेब से बाहर निकलने वाली थीं। इस थोड़े से समय में यू चे ने पहले ही उन्हें एक के बाद एक झटके दिए थे, और इस बार वे अपनी ईमानदारी खोने की हद तक लगभग हिल गए थे, ताकि वे मौके पर ही चिल्ला सके। इस भाले से बचाव के बाद यू चे की अभिव्यक्ति और भी शांत हो गई, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई फिर भी निश्चित रूप से उसकी जीत में समाप्त होगी। हालांकि इविल सोल इविल गॉड आर्ट्स का पहला और सबसे कमजोर क्षेत्र था, फिर भी इसकी भयानक शक्ति की सीमा अभी भी उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसने टाई हिंगजुन की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, और मुस्कुराते हुए बोला, भाई टाई, अब हमला करने की मेरी बारी है।
युन चे ने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही टाई हिंगजुन के शरीर पर एक घूमने वाले ड्रैगन की तरह बंद हो गया। टाई हिंगजुन की मनस्थिति अपेक्षा के अनुरूप थी। यह उसी उम्र के साथियों के लिए अतुलनीय था, क्योंकि वह तुरंत अपनी घबराहट से उबर गया। भेदी बादल भाला बिजली की तरह ऊपर उठाया गया था और यू चे की ओर बह गया, जो पहले से ही पास था। बजना। जैसे ही पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर यू चे की दाहिनी मुट्ठी में टकराया, धातु के टकराने की आवाज फिर से गूंज उठी। टाई हिंगजुन का शरीर पीछे की ओर झुक गया, उसका हाथ सुन्न हो गया और उसका भाला लगभग गिर गया। वह अपने दिल में भी आश्चर्यचकित था। नेसेंट प्रोफाउंड रियलिज्म के चौथे स्तर की उसकी गहन ताकत, भाले की शक्ति के साथ मिलकर वास्तव में एक ही मुट्ठी से इतनी आसानी से अवरुद्ध हो गई थी। ये ताकत संभवतः नवजात गहन क्षेत्र के प्रथम रैंकर की कैसे हो सकती है। आश्चर्य के तहत टाई हिंगजुन ने जमकर सांस ली और बिना किसी डर के अपने पूरे शरीर के अंदर गहन ऊर्जा को छोड़ दिया। भाले पर उसका नियंत्रण उसकी सीमा तक प्रदर्शित था। भेदी बादल भाले ने आकाश को ढकने वाली छवियों को बाहर निकाला और युनचे के पूरे शरीर को उनके भीतर कैद कर लिया। बजना, 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 बजना। क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर यू चे की मुट्ठियों से 1 दर्जन से अधिक बार टकराता रहा, क्योंकि इससे हिलती हुई धातु की अविश्वसनीय रूप से तीव्र ध्वनियां उत्सर्जित हो रही थी। अंतिम टक्कर पर यू चे की दृष्टि गंभीर हो गई। उसकी दोनों मुट्ठियां एक साथ चली और सीधे बादल भेदी भाले से जा टकराई। बजना। ओह! टाई हिंगजुन ने दबी हुई कराह निकाली और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, जैसे कि वह किसी अनूठे तूफान के हमले के अधीन था। दर्जनों कदम पीछे हटने के बाद ही आखिरकार वह रुका। उसके दोनों हाथ, जो बादल भेदी भाले को पकड़े हुए थे, बार बार कांप रहे थे। यू चे ने दोनों हाथ नीचे कर लिए और शांति से अपनी दिशा में देखा, लेकिन आगे हमला जारी नहीं रखा। टाई हिंगजुन ने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि उन्होंने क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर को वापस अपनी स्थानिक रिंग में वापस ले लिया। अपने शरीर को सीधा करने के बाद उसने युन चे की ओर एक कृतज्ञ मुस्कान प्रकट की और बोला, भाई यू, मैं हार गया और मैं अपनी हार के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। दूसरों को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन टाई हिंगजुन ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि आखिरी टक्कर उसकी सहनशीलता की सीमा से पूरी तरह बाहर थी। ये सीधे उसके हाथ से पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर को गिराने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसके ठीक पहले क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर था उसके हाथ से छूटने ही वाला था। दबंग गहन ऊर्जा अचानक वापस चली गई। चूंकि आयरन स्पीयर कबीले ने अपने नाम के लिए स्पीयर का भी इस्तेमाल किया था, कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे भाले को कितनी महत्वपूर्णता से देखते हैं। लड़ाई से पहले टाई हिंगजुन ने यू चे से ये भी उल्लेख किया था कि पियर्सिंग क्लाउड स्पीयर उसका साथी था। इसे उसके अपने जीवन जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता था और उसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। इस प्रकार के लोगों के लिए अपने हथियारों से निहत्था होना एक जबरदस्त अपमान था, जिसे स्वीकार करना मृत्यु से भी अधिक कठिन होगा। यदि यह संभव है तो मैं वास्तव में भाई यू से दोस्ती करना चाहता हूँ, टाई हिंगजुन ने कहा। तुम्हारे इन शब्दों से हम पहले से ही दोस्त हैं, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा। टाई हिंगजुन शब्दों को लेकर अचंभित थे। फिर उसने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए यू चे पर मुक्का मारा और लापरवाही से नीचे चला गया। पिताजी, मैं हार गया, ईमानदारी से हारा और स्वीकार किया, फिर भी बहुत खुशी से हारा, टाई हिंगजुन ने शांति से कहा जब वह अपने पिता टाई झानकांग के बगल में पहुंचा। संकेतों का क्या शानदार आदान प्रदान है, टाई झानकांग ने ईमानदारी से कहा। आपके सुधार ने मुझे आश्चर्यचकित और संतुष्ट दोनों किया है। हालांकि आप हार गए, ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, इसके बजाय आपकी प्रगति पहले ही मेरी अपेक्षाओं से अधिक हो गई है। हालांकि इस बच्चे का नाम यू चे है। उसने यू चे की ओर गहरी नजर से देखा। ये बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में बादलों के बीच एक सच्चा ड्रैगन बन जाएगा। लेकिन इस बार उसने न्यू मून सिटी के लगभग सभी महान संप्रदायों को एक ही बार में उकसाया, ये जानते हुए भी कि उस पर किस प्रकार की विपत्ति आ सकती है। क्या तुम अब भी उसके मित्र बनने को तैयार हो?
टाई हिंगजुन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत सिर हिलाया। अच्छा, अब वह एक असली आदमी है, वह वास्तव में मैं टाई झांगकान का बेटा हूँ। टाई झांगकॉन खिलखिला कर हंसे। मुख्य महल के भीतर कोलाहल की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह वास्तव में उस टाई हिंगजुन पर विजय प्राप्त कर चुका था। मेरे स्वर्ग, क्या मैं सचमुच इस बारे में सपना देख रहा हूँ? क्या वह वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर है? SS टिल्डर ये कैसे संभव हो सकता है? बहुत भयावह, बहुत भयावह। टाई हिंगजुन अपनी पदवी के योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन ये यूचे बस एक राक्षस था। 7 संप्रदायों के संप्रदाय के गुरुओं और बुजुर्गों के लिए इस समय उनका ध्यान यूचे के शरीर पर न जाना मुश्किल था। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस, जिसे वे हमेशा हेय दृष्टि से देखते थे, अप्रत्याशित रूप से इस तरह के चरित्र को सामने लाया। प्रोफाउंड हॉट सेक्ट के जुवान यू, क्लाउडी सन सेक्ट के यानमिंग, स्टॉर्मी प्रोफाउंड पैलेस के फैंग गुआंगी और यहाँ तक कि आयरन स्पीयर कबीले के युवा कबीले मास्टर टाई हिंगजुन को पहले स्तर के नेसेंट प्रोफाउंड दायरे की गहन ताकत के साथ हराना। अगर कोई ऐसा करता, यदि वे इसे प्रत्यक्ष रूप से घटित होता देखें, तो वे इस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। नवनियुक्त पैलेस प्रमुख के साथ खिलवाड़ करने की उनकी पूर्व योजना को यूचे ने पूरी तरह से बाधित कर दिया था और इसके बजाय अपने वन मैन शो में बदल दिया। बदले में इसने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस को उनकी उपस्थिति में पूरी तरह से दिखावा करने की अनुमति दी और यहाँ तक कि उन्हें चेहरे पर कुछ थप्पड़ भी मारे। जीजा जी, क्या ये सच में मेरे जीजा जी हैं? जिया युवानवा ने विस्मयकारी आकृति को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जिसने मुख्य महल के केंद्र में सभी का ध्यान आकर्षित किया। वह उस आकृति को अपंग यूनचे से जोड़ने में असमर्थ था, जिससे सभी प्रकार के उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, जिसे साथ में उसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता थी। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के प्रत्येक पुरुष शिष्य ने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली, क्योंकि उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अपनी वर्तमान भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। और यूनचे को देखने वाली महिला शिष्यों की आंखें पहले से ही सितारों से भर गईं। विशेषकर ये होंगलिंग, जिन्होंने पहले यूनचे से बात की थी, जब वह इस बारे में सोच रही थी कि उसने वास्तव में यूनचे से कैसे कहा था, यदि आपको कोई समस्या है, तो वरिष्ठ बहन आपकी मदद करेगी। वह शर्मिंदगी से लाल होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वे बड़े बड़े शब्द कितने बड़े थे। निस्संदेह उनमें वे लोग भी थे जो ईर्ष्यालु घृणा के साथ ईर्ष्यालु थे, जैसे कि मुरोव ये। जैसे ही आसपास के शिष्यों ने मन ही मन यूचे की जय जयकार की, वह लगातार खर्राटे ले रहा था और उसके दिल में एक बेहद अप्रिय भावना थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार यूचे ने बहुत लंबे समय तक सुर्खियों में स्नान किया था और यहाँ तक कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सभी शिष्यों को साहपूर्वक खड़े होने की अनुमति दी थी। कोई कल्पना कर सकता है कि अब से यूनचे की न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में कितनी लोकप्रियता होगी। हो सकता है उससे भी कहीं आगे, जो न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के अंदर हमेशा सबसे लोकप्रिय था। जब उसने लैन जुएरुओ की ओर देखा तो उसे पता चला कि वह अपनी आंखों में एक असामान्य चमक के साथ यूचे को बिना पलक झपकाए देख रही थी, जिसे उसने कभी उसके सामने प्रकट नहीं किया था। तुरंत ईर्ष्या की आग उसके दिल के अंदर पागलपन से भड़क उठी, क्योंकि उसके दांत भी आपस में कसकर भिंच गए थे। आप नवजात प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर सिर्फ एक जंगली बववा हैं जो एक दूरदराज के छोटे शहर से आया था। आपने शो को काफी चुरा लिया है। आज के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का असली मालिक कौन है। भाई टाई की गिनती, ये 4 होते हैं। अगला कौन होगा? यूचे मुख्य महल के मध्य में खड़ा था और 7 संप्रदायों का सामना करते हुए उसने एक बार फिर अपनी चुनौती जारी की। फैंग गुआंगई को हराने से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लोग पहले ही इतने भयभीत हो चुके थे कि कोई भी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था। अब उसने टाई हिंगजुन को भी हरा दिया था। 16 साल के बच्चों ने तो आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं की। लगभग आधे मिनट के बाद भी 7 संप्रदायों में से किसी ने भी चुनौती का उत्तर नहीं दिया और इसी समय तिरस्कार से भरी एक आवाज गूंजी। 16 वर्ष की श्रेणी में हम जिन शिष्यों को लेकर आए हैं,
उनकी न तो संख्या अच्छी है और न ही गुणवत्ता। 16 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ये हमारी क्षति मानी जाएगी। हे क्या आप अपने प्रोफाउंड पैलेस के 17 और 18 वर्षीय शिष्यों को आने और हमारे साथ संकेतों का आदान प्रदान करने की अनुमति देने का साहस करते हैं? जैसे ही ये शब्द गूंजे, इसे तुरंत 7 संप्रदायों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालांकि यू चे ने ठंडी हंसी उड़ाई। क्या आप हमारे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस शिष्यों को चुनौती देना चाहते हैं जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं? वह ठीक है, हालांकि आपको कम से कम मुझे, जो केवल 16 वर्ष का है, हराना चाहिए, है ना? मेरे वरिष्ठ भाइयों और बहनों को चुनौती देने के लिए आपके पास और क्या योग्यता होगी? हे, ये भाई जो बोल रहा था, आप लगभग 18 या 19 के लग रहे थे। आप मुझे 16 वर्षीय न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस शिष्य को चुनौती देंगे तो कैसा रहेगा? यदि आप मेरे विरुद्ध जीत जाते हैं, तो आप अपनी इच्छानुसार मेरे किसी भी वरिष्ठ भाई बहन को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि अगर तुम मेरे जैसे 16 साल के बच्चे को भी नहीं हरा सकते हैं। भीड़ बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सभी की निगाहें अचानक सीधी हो गईं। जो शिष्य तुरंत चिल्लाने वाले थे, वे सभी शांत हो गए और यहाँ तक कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्गों की आंखों में भी घबराहट दिखाई देने लगी। ये व्यक्ति है। इस 18-19 साल के लड़के का चेहरा थोड़ा पीला था। उसने यू चे की ओर अपनी उदासीन निगाहों से देखा, जो मृत पानी के तालाब की तरह थी, और उपेक्षा से हंसा जैसे उसने कोई अश्लील और अरुचिकर चुटकुला सुना हो। आप ऐसा कह रहे हैं? आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 73 लू झाननान के साथ संघर्ष। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 73 लू झाननान के साथ संघर्ष। नहीं, आप ही हैं जो मुझे चुनौती दे रहे हैं। इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति और आंखों से अत्यधिक तिरस्कार प्रकट हुआ। इस तरह की अभिव्यक्ति और रवैये का सामना करते हुए यू चे की भौहें उसकी भौहों की तरह थोड़ी ऊपर उठ गईं, क्योंकि उसकी निगाहें भी खतरनाक हो गईं। किसने किसे चुनौती दी, ये तथ्य स्वाभाविक रूप से 2 अलग अलग अवधारणाएं थी। केवल कमजोर को ही ताकतवर को चुनौती देनी चाहिए थी। यदि कोई हार गया तो ये सिर्फ एक हार थी, लेकिन यदि कोई जीत गया तो वे मजबूत की जगह ले लेंगे। लेकिन कमजोर के खिलाफ ताकतवर के लिए इसे चुनौती कहने के बजाय ये दूसरे पर अनुचित लाभ लेना होगा। बस कुछ ही शब्दों में वे पहले से ही जैसे को तैसा कह चुके थे। मुख्य हॉल का माहौल चुपचाप बदल गया। हे। वह व्यक्ति उदासीनता से हंसा और एक अजीब हरकत के साथ केवल कुछ कदम चलते हुए आसानी से कुछ दर्जन मीटर की दूरी तय कर यू चे के सामने आ गया। उसकी संकुचित आंखों के बीच की जगह में उदासीनता की ठंडी रोशनी फैल गई। उस स्थिति में मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। मैंने पहले ही अनगिनत प्रतिभाओं को विफल कर दिया है, और ऐसा लगता है कि मुझे आज एक और प्रतिभा को जोड़ना होगा। लू झन्नान। जब वह मुख्य महल के मध्य में प्रकट हुए, तो कई शिष्यों ने तुरंत उनका नाम चिल्लाया। वह व्यक्ति, क्या वह 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन का कोल्ड ब्लडेड लू नहीं है? ये सही है, वह निश्चित रूप से वह है। युन चे उसके साथ मैच करना चाहता है। था दिस। उनकी ताकतें समान स्तर पर भी नहीं है। इसके अलावा वह कोल्ड ब्लडेड लू उपनाम सिर्फ एक दिखावा नहीं है। उसके साथ मैच करने के लिए क्या युन चे को अब अपनी जान की परवाह नहीं है? महल तुरंत अराजक फुसफुसाहट से भर गया, क्योंकि अभी महल के केंद्र में खड़े दोनों के लिए किसी ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अस्तित्व के 2 पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। यू चे 16 साल की थी, लेकिन लू झाननान पहले से ही 18 साल की थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उम्र में कुछ वर्षों का अंतर कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उस उम्र में गहन शक्ति का संचय पहले से ही गौण हो जाता था, और मुख्य कारक जन्मजात प्रतिभा थी। यदि किसी के पास पर्याप्त जन्मजात प्रतिभा है, तो वे सच्चे गहन क्षेत्र या आत्मा गहन क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होंगे।
यदि किसी के पास प्रतिभा नहीं है तो वे जीवन भर ट्रू प्रोफाउंड दायरे की बाधा में फंसे रह सकते हैं और कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि 20 वर्ष की आयु से पहले की अवधि गहन शक्ति के संचय के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण अवधि थी। उम्र में 1 साल के अंतर का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि आधे साल के अंतर का मतलब भी गहन ताकत में बड़ा अंतर होगा। उदाहरण के लिए, हालांकि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर 16 साल के बच्चों को न्यू मून सिटी में अच्छी प्रतिभा माना जाता था, फिर भी वे 1 दर्जन से भी अधिक थे। हालांकि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर 15 वर्ष के बच्चों के लिए उन्हें शीर्ष स्तर की प्रतिभा माना जाएगा और पूरे न्यू मून सिटी में 5 से भी कम लोग पाए जा सकते हैं। 20 से पहले ये कहना निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1 वर्ष की उम्र में जमीन आसमान का अंतर होता था। इसलिए जो लोग अभी तक 20 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे थे, उनके बीच मैच आमतौर पर उसी उम्र के लोगों के बीच आयोजित किए जाते थे, अन्यथा यह अत्यंत अनुचित होगा। यू चे और इस लू झाननान की उम्र में पूरे 2 साल का अंतर था। इसके अलावा लू झाननान की गहन ताकत भी नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर जितनी ऊंची थी। उम्र या गहरी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों के लोग माना जाता था। इन दोनों के बीच की लड़ाई को सीधे तौर पर मैच नहीं कहा जा सकता, इसे पूर्णतः एक तरफा प्रभुत्व ही माना जा सकता है। उम्र के अंतर के कारण लू झाननान के चेहरे की त्वचा चाहे कितनी भी मोटी क्यों न हो, उसके लिए पहल करना और मंच पर प्रवेश करना असंभव होगा। हालांकि इस मामले में यू चे स्पष्ट रूप से लू झाननान को सक्रिय रूप से चुनौती देने वाला व्यक्ति था, जिसने इसे पूरी तरह से अलग धारणा बना दिया। अगर लू झाननान चुनौती स्वीकार नहीं करती, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह यू चे से डरता था? हर किसी के दृष्टिकोण से यू चे की हुआन यू, यान मिंग और फैंग गुआंगई के खिलाफ जीत पहले से ही बहुत प्रभावशाली थी। टाई हिंगजुन के खिलाफ जीतना न केवल प्रभावशाली था, बल्कि उसे असामान्य भी बना दिया। लेकिन 18 वर्षीय लू झाननान को चुनौती देने के लिए, जो नेसेंट प्रोफाउंड दायरे की 7वीं रैंक पर था, वह आदमी पूरी तरह से खुद से आगे निकल रहा है और बस दुर्व्यवहार करने के लिए कह रहा है। नेसेंट प्रोफाउंड रियलम के प्रथम रैंकर नेसेंट प्रोफाउंड रियलम के 7वें रैंकर को छंद दिया। यह आधे से अधिक गहन क्षेत्र का अंतर था। यह एक बहुत बड़ी असमानता थी जिसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती थी। इससे कैसे लड़ा जा सकता था? 7 संप्रदायों के शिष्यों ने एक के बाद एक जयकारे लगाए, लू झाननान को सक्रिय रूप से चुनौती देने के लिए। यह तो बस मौत को दावत देना है। लू झाननान का उपनाम कोल्ड ब्लडड लू था क्योंकि उसका दिल ठंडा और निर्दयी था। जब भी वह लड़ता, रक्तपात अवश्यंभावी होता। युन चे का उससे लड़ते हुए हारना वास्तव में गौण होगा और केवल एक हाथ या हाथ काटे जाने को भी रोशनी से बाहर होने के समान माना जा सकता है। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सभी बुजुर्ग पहले से ही इस हद तक सदमे में थे कि उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वे लू झाननान के चरित्र से पूरी तरह परिचित थे। यदि युन चे ने उसके साथ लड़ाई की, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह लू झाननान द्वारा अपंग हो जाएगा और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस अनिवार्य रूप से इसके कारण 1 शताब्दी की प्रतिभा को खो देगा। सी कोंगन ने तुरंत लेन जुएरुओ पर एक सार्थक नजर डाली, लेकिन इससे पहले कि वह बोलता, लेन जुएरुओ पहले से ही खड़ा हो गया था। उसने यू चे को रोकने के लिए उसके सामने तेजी से कदम उठाए और बोला, जूनियर ब्रदर यू, ये लड़ाई मुझ पर छोड़ दो। वह आपसे 2 साल बड़ा है। आप दोनों के लिए संकेतों का आदान प्रदान करना उचित नहीं है। हालांकि युन चे ने अपना सिर हिला दिया और आत्मविश्वास से भरे चेहरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बकवास के खिलाफ सीनियर सिस्टर को अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं उनसे 2 साल छोटा हूं, फिर भी यह काफी है। सबसे पहले जब लेन जुएरुओ ने मंच पर कदम रखा, तो 7 संप्रदायों के सभी शिष्य अपने मन में ये बहुत बुरा है चिल्ला रहे थे। अगर युन चे प्रवाह के साथ बहते हुए निकल गया होता, तो कोई भी आपत्ति नहीं कर पाता। लेन जुएरुओ 18 वर्ष की थी, इसलिए लू झाननान के खिलाफ युद्ध करना उसके लिए आदर्श था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये यू चे जिद्दी था और वास्तव में लू झाननान के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखता था।
इससे 7 संप्रदायों के कई शिष्य तुरंत हंस पड़े। लेन जुएरुओ थोड़ी देर के लिए ठिठक गई और फिर उत्सुकता से कहा, जूनियर ब्रदर यून, आवेग में आकर कार्य न करें। इस व्यक्ति के पास नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर गहरी ताकत है और इसका दिमाग क्रूर है। यह मूल रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप निपट सके। बेहतर होगा कि आप इसे मुझ पर छोड़ दें। हालांकि यू चेन ने फिर भी अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। मैं चिंता के लिए सीनियर सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सीनियर सिस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं पहले से ही न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का शिष्य बन चुका हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का चेहरा नहीं खोऊंगा। यू चे की मुस्कान में एक प्रकार का अवर्णनीय करिश्मा था। चूंकि वह इतना दृढ़ था, लेन जुएरुओ कोई और आपत्ति नहीं जता सका। वह केवल अपने दिल में गहरी आह भर सकती थी और उसने जटिल नजरों से यू चे की ओर देखते हुए कहा, भले ही आप यह मैच हार जाएं, फिर भी आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लिए हार नहीं मानेंगे। तो चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी सुरक्षा अच्छी तरह से करनी होगी। इस व्यक्ति का उपनाम कोल्ड ब्लडड है। उसके लिए प्रोफाउंड पैलेस चीफ की नाक के नीचे भी हत्या करना संभव है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अगर बात इस पर आ जाती है तो ये शर्मनाक नहीं है, भले ही आप इस्तीफा दे दें। युन चे ने लेन जुएरुओ की ओर हल्के से सिर हिलाया। लेन जुएरुओ 2 कदम पीछे हट गई और अनिच्छा से वापस सीटों पर बैठ गई। हालांकि जिया युवानबा का पूरा दिल एक तार पर लटका हुआ था। भले ही उसे न्यू मून सिटी में प्रवेश किए हुए केवल 6 महीने ही बीते थे, फिर भी उसने कोल्ड ब्लडड लू का नाम सुना था। मैं वास्तव में आपके पूरी तरह से बेदाग, ढीठ और अहंकारी व्यक्तित्व की सराहना करता हूँ। लू झान्नान ने गहरी और ठंडी आवाज में उदासीनता से कहा, लेकिन क्या अफसोस है, तुम्हारी बदतमीजी बहुत ज्यादा है। इस तरह के लोग आमतौर पर जल्दी मर जाते हैं। अब और बकवास की जरूरत नहीं है, बस अपना नाम बताएं। यू चे ने भाव शून्यता से कहा, नाम। लू झान्नान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें बर्फ जैसी ठंडी अवमानना और उपहास से भरी थी। तुम जानने के लायक भी नहीं हो। ठीक है, मैं इसे वापस लेता हूँ। युन चे ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पहले से ही तुम्हारे नाम में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे जीवन की राह में सबसे सांसारिक कदमों में से एक हो। एक कदम के तौर पर मुझे निश्चित रूप से इसके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हे, यह इस जीवन काल में आपके द्वारा कहे गए अंतिम आत्मविश्वासपूर्ण शब्द हो सकते हैं। लू झानान जोर से मुस्कुराए। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने ये ढीठ युवक न केवल अत्यधिक अहंकारी था, बल्कि हद दर्जे का घमंडी और मूर्ख भी था। लगता है इस यू चे बबुआ को पहले से ही अपंग माना जा सकता है। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह लू झान्नान पहले से ही जुझारू हो गया था। जियो संप्रदाय की शाखा संप्रदाय का अधेड़ उम्र का व्यक्ति सिर हिलाते हुए बोला। लू झान्नान पहले से ही निर्दयी था। उसके द्वारा कई तरह से उकसाए जाने के अलावा वह संभवतः निर्दयी कैसे नहीं हो सकता था। जियो लुओचेंग ने फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, उसे टाई हिंगजुन के खिलाफ जीतते देखने के बाद मैं मूल रूप से ऊपर जाना चाहता था और उसे कुचल देना चाहता था, उसे यह बताने के लिए कि वास्तविक प्रतिभा क्या होती है। लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अधेड़ उम्र का आदमी झट से बोला, यंग सेक्ट मास्टर के पास किस तरह की ताकत और हैसियत है? वह ढीठ लड़का संभवतः यंग सेक्ट मास्टर के लिए व्यक्तिगत रूप से निपटान के योग्य कैसे हो सकता है? जियो लुओचेंग हल्के से मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं बोला। मुझे कहना होगा, आपकी जिद ने मुझे सफलतापूर्वक आपको नष्ट करने की तीव्र इच्छा दी है। अपने अक्षुण शरीर के अंतिम कुछ सेकंड का ठीक से आनंद ले। जैसे ही लू झान्नान का दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ को छू गया, लगभग 4 फीट लंबी एक लंबी तलवार पहले से ही उसके हाथ में पकड़ी गई थी। उसके मुंह के कोने पर एक बुरी मुस्कुराहट उभरी। एक ठहराव से उसका शरीर अचानक महल के केंद्र में काले प्रेतों की एक पंक्ति में बदल गया। एक पल में उसने एक हिंसक तूफान की तरह सीटी बजाते हुए यू चे से 3 कदम की दूरी तय कर ली।
सात घातक तलवार मंडप का संचलन गहन कौशल। तूफानी शैली में बहते बादल। तारांकन शिंग टिल्डर टिल्डर टिल्डर। लू झाननान की तूफान जैसी हरकत के साथ उसके दाहिने हाथ में पकड़ी गई तलवार से अचानक उसकी हिलती हुई ब्लेड की नोक से दिल दहला देने वाली आवाज आई। अगले ही पल लू झाननान की लंबी तलवार अचानक बाहर निकल गई, जैसे कि यह बिजली का झटका हो। तलवार की वह चमक अचानक प्रचंड वज्र की चमक की तरह थी। यह इतना तेज था कि कोई केवल चमकती ठंडी रोशनी की एक झलक ही देख सकता था। ये बिजली की चमक है। वरिष्ठ भाई लू ने वास्तव में तुरंत इस कदम का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है जैसे वह इस ढीठ लड़के को एक ही बार में पंगु बना देना चाहता है। 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन के एक युवा शिष्य ने कहा, यह निश्चित है, यदि सीनियर ब्रदर लू इस लड़के को अपने साथ 3 से अधिक चालें पार करने देगा, तो यह अब सीनियर ब्रदर लू नहीं रहेगा। 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन के एक अन्य शिष्य ने तथ्य की बात कही। तलवार का ये शानदार प्रहार तेजी के शिखर पर था, और पतली तलवार का शरीर भी लू झाननान की शक्तिशाली गहन ऊर्जा से युक्त था। तलवार के पीछे की गति भी अकल्पनीय हद तक मजबूत थी। तलवार की यह चाल त्रुटिहीन अचूक कही जा सकती है। 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन हजारों मील तक स्विफ्ट तलवार के नाम से प्रसिद्ध था, और लू झाननान के शरीर पर 2 शब्द स्विफ्ट तलवार पूरी तरह से प्रदर्शित थे। रेप। आह! वायु के टुकड़े टुकड़े होने की कान भेदी ध्वनि गूंज उठी। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्यों की चीखों के बीच बिजली जैसी तलवार सीधे यू चे के छाया चित्र से होकर गुजरी। एक साथ आदमी और तलवार सीधे उसके शरीर में घुस गए। लेकिन दुर्भाग्य से ये केवल एक बात की छवि थी। वह वास्तव में चकमा दे गया। वह कैसे संभव हो सकता है? 7 घातक तलवार मंडप के शिष्य एक के बाद एक सदमे में चिल्लाने लगे। कहा जा सकता है कि पहले लू झाननान का फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कदम पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया था। जो भी शिष्य उनके साथ यहाँ आए थे उनमें से कोई भी इतना आश्वस्त नहीं था कि इस कदम को उनकी डिग्री तक क्रियान्वित कर सके। तलवार की वह गति लगभग स्वर्ग को हिला देने और यहाँ तक कि देवताओं को रुलाने के योग्य थी। भले ही कोई इसके लिए तैयार हो, फिर भी इससे बचना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि ये स्पष्ट रूप से यूनचे का 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन के एक शिष्य के साथ पहली बार लड़ाई थी, इसलिए उसे 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन की तलवार की चाल से परिचित नहीं होना चाहिए। बिना किसी तैयारी के वह वास्तव में इससे बचने में कामयाब रहा था। ये वास्तव में चकमा दे गया था। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनमें से 2 उत्साहपूर्वक अपनी सीटों से खड़े हो गए। यून चे की न केवल गहन शक्ति इतनी मोटी थी कि उसे समझना असंभव था, उसके पास एक विचित्र लेकिन शानदार गहन आंदोलन कौशल भी था, और यहाँ तक कि उनकी प्रतिक्रिया का समय भी वास्तव में इतना आश्चर्यजनक था। इतनी तेजी। यून चे की भौहें थोड़ी झुक गईं। यदि उसने पहले से ही अपनी सभी गहरी नसें नहीं खोली होती और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की सबसे तेज गति का उपयोग नहीं किया होता, तो वह इस बिजली तेज तलवार से बचने में सक्षम नहीं होता। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 74 विस्फोट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 74 विस्फोट। बिजली की तलवार का वार, जिसने जीत तय की होती, वास्तव में चूक गई, जिसने एक ही झटके में यूचे को मारने की उसकी योजना को भी बर्बाद कर दिया। लू झाननान मन ही मन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह बिना रुके तेजी से घूमा और लंबी तलवार सीधे यूचे की ओर चली गई। भाले में भाले का लाभ है, तो स्वाभाविक रूप से तलवार के भी अपने फायदे हैं। भाले के अत्याचार की कोई बराबरी नहीं, फिर भी तलवार की तीव्र उग्रता बेजोड़ थी। तलवार की शक्ति के साथ लू झाननान ने एक अशांत तूफान की भव्य आभा धारण की, और मानो वह प्रकाश की धारा हो, तलवार यू चे की छाती की ओर उड़ गई। यून चे की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसका शरीर लापरवाही से एक छोटा विकर्ण कदम पीछे की ओर झुक गया, और लू झाननान की तलवार के दूसरे वार से आसानी से बच गया। केवल एक आरआईपी ध्वनि गूंजी। पतली बर्फ से निकली चांदी की शार्क की तरह मुख्य महल के फर्श से तलवार की ओर इशारा की दिशा में एक गहरी खाई खोदी गई थी। इसके पीछे की शक्ति तलवार के प्रहार से कई शिष्यों की सांसें अटक गईं।
लू झाननान जरा भी पीछे नहीं हटी। इसके अलावा तलवार के दोनों वार महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाकर किए गए थे। वह स्पष्ट रूप से हत्या के लिए जा रहा है। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के अंदर लोगों को मारने के लिए ऐसा करने की हिम्मत करने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद ये लू झाननान है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये युनचे वास्तव में यही समाप्त हो सकता है। किन वयो मुख्य महल की मुख्य सीट पर बैठे और शांत दृष्टि से युनचे और लू झाननान के बीच लड़ाई को देख रहे थे। हालांकि सिकोंग हान ने इस उम्मीद में उस पर सार्थक निगाहें डालना जारी रखा कि वह पैलेस चीफ की स्थिति का उपयोग उन दो लोगों के बीच इस अनुचित लड़ाई को रोकने के लिए करेगा जो पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। यह ऐसा था जैसे कि किन वयो ने सिकोंग हान के इरादों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसका युद्ध रोकने का कोई इरादा नहीं था, जिसके कारण सिकोंग हान के पास केवल असहाय रूप से चिंता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही किन वयो ने युनचे को देखा, उसका दिल काफी देर तक प्रभावित रहा। ये युवा, उसके पास वास्तव में केवल नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर की गहन ताकत थी। हालांकि जिस क्षण उसने प्रहार किया, उसकी गहन शक्ति का भारी उछाल असाधारण था। यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? क्या वह अपनी असली ताकत छिपा रहा है? असंभव। अगर मैं एक कनिष्ठ पीढ़ी की ताकत को भी सही ढंग से नहीं देख सकता, तो क्या मेरे द्वारा जिए गए दर्जनों वर्ष व्यर्थ नहीं हो गए होंगे? उसकी ताकत पहले से ही न्यू मून सिटी में हंगामा मचाने के लिए पर्याप्त थी जब उसने टाई हिंगजुन को अपनी उम्र और स्थिति से हरा दिया था। अगर वह इस लू झाननान के खिलाफ भी जीत जाए, तो ये लड़ाई जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, वह भविष्य के सिंहासन का अचानक उदय हो सकता है। टील ब्लू विंड एम्पायर में सम्राट गहन क्षेत्र में कोई, वह शुरू से ही बेहद अहंकारी प्रतीत होता था और यहाँ तक कि कुछ ज्यादा ही घमंडी भी था। लेकिन क्या सचमुच यही उसका असली स्वभाव था? जब उनका सामना टाई हिंगजुन से हो रहा था तो उनका रवैया बिल्कुल अलग था। अत्यधिक अहंकारी लोग आमतौर पर अधीर और बेचैन होते हैं, लेकिन उनकी आभा और टकटकी दोनों हमेशा बहुत शांत रही थी। यह इतना शांत था कि किसी 16 वर्षीय युवा के शरीर से नहीं निकलना चाहिए था। जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार की दृष्टि और आभा थी, वह अत्यधिक अहंकारी व्यक्ति कैसे हो सकता है? तब एकमात्र स्पष्टीकरण ये होगा कि शुरू से ही विभिन्न अहंकारी रुख और रवैया सभी जानबूझकर किए गए थे। यहाँ तक कि 7 महान संप्रदायों को नाराज करना और भड़काना भी शामिल था, वे सभी जानबूझकर थे। चूंकि उसने जानबूझकर 7 महान संप्रदायों को भड़काने के साथ साथ इस न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में प्रवेश करने का फैसला किया, तो वास्तव में उसका लक्ष्य क्या था? किंग वयू के विचार लगातार घूमते रहे, फिर भी उसकी दृष्टि पूरे समय युचे पर मजबूती से टिकी रही, क्योंकि उसने ऐसी प्रशंसा व्यक्त की थी जिसे छिपाना असंभव था। इस समय युनचे पहले से ही लू झाननान की तलवार की छाया में आ चुका था। लू झाननान की तलवार और तेज हो गई। उसके हाथ में स्पष्ट रूप से केवल एक तलवार थी, लेकिन वह कुछ दर्जन तलवारों के बराबर घूम रही थी, जिसने आकाश को ढक दिया था। कोई भी यह अंतर नहीं कर सकता कि कौन सी तलवार की छाया वास्तविक थी और कौन सी तलवार की छाया भ्रामक थी। हालांकि भयानक घनी तलवार की छाया के अंदर युचे का शरीर लगातार हिलता डुलता रहा। तलवार तूफान की तरह थी, लेकिन उसने युचे के शरीर पर घाव का जरा भी निशान नहीं छोड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युचे की शारीरिक गतिविधियों की गति लू झाननान की तलवार से भी तेज थी। ये देखकर महल के सभी शिष्य स्तब्ध हो गए। जब लू झाननान ने मंच पर प्रवेश किया, तो उन सभी ने सोचा था कि युनचे पूरी तरह से तैयार हो गया है। लू झाननान के हाथों में युनचे की सबसे संभावित परिणाम 1 सेकंड की हार होगी। लू झाननान ने भी किसी को निराश नहीं किया। उसके हाथ से छूटने वाला हर तलवार का वार अद्भुत माना जा सकता है। फिर भी अब तक उसने लगातार लगभग 100 बार अपनी तलवार से वार किया था, लेकिन फिर भी वह युचे के एक कोने को भी छूने में असमर्थ था। कपड़े हर पल लू झाननान अपनी तलवार घुमाता था, युचे का शरीर तुरंत दूसरी तलवार में बदल जाता था और हर बार लू झाननान की तलवार केवल उसकी छवि में ही वार कर सकती थी।
युन चे ने जो प्रदर्शित किया वह बहुत ही छोटे अंतर में स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडोज था। सभी 54 प्रोफाउंड विंड्स को खोलने के साथ इसे रखते हुए तुरंत स्वतंत्र रूप से जारी किया जा सकता है। गहन ऊर्जा की खपत बहुत कम। हालांकि एक शर्त थी जो नितांत आवश्यक थी, वह ये थी कि यू चे के पास पर्याप्त तीव्र बोधगम्य क्षमता होनी चाहिए। जैसे ही लू झाननान ने अपनी तलवार छोड़ी, उसे तलवार के प्रक्षेप पथ का आकलन करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। महल में शिष्य बहुत देर तक चुप रहे। प्रतीक्षा के बाद उन्हें जो मिला वह यू चे की दुखद हार नहीं थी, बल्कि एक और झटका था। काफी देर तक स्तब्ध होकर घूरने के बाद सिकोंग ने बिना सोचे समझे खुद से कहा, कोई आश्चर्य नहीं। वह वास्तव में समझने के लिए हवा की धाराओं का उपयोग कर रहा है। हालांकि गहन साधना के शुरुआती दौर में आंखें ही समझने का मुख्य तरीका होना चाहिए। गहन ऊर्जा की आभा और वायु प्रवाह का उपयोग करके विश्लेषण और अनुभव करने में सक्षम होने के लिए किसी को कम से कम 1 दर्जन वर्षों के युद्ध के अनुभव को संचित करने की आवश्यकता होगी। इसे पूरा करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु की आवश्यकता होगी। उपस्थित युवा शिष्यों में से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। यू चे स्पष्ट रूप से केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह पहले से ही इसे इस हद तक पूरा कर सकता था। इसके अलावा उसने ये काम बहुत सहजता से किया था। तलवार की छाया के पिंजरे के बीच भी वह अभी भी शांत था और त्रुटि की थोड़ी सी भी संभावना के बिना चकमा दे रहा था। जियो झूठ, उसने ऐसे असामान्य पोते को पालने के लिए वास्तव में कौन सी विधि का उपयोग किया था। तलवार की एक के बाद एक रेखाएं उसके शरीर की ओर कटती हुई चमकती हैं। युनचे के तेज चकमा देने के बीच में उसने महसूस किया कि तेज तलवार की आभा का हल्का दर्द उसके चेहरे और बाहों को खरोंच रहा है। इस समय उसके मन से अचानक जैस्मिन की चेतावनी भरी आवाज निकली, तुम्हें लड़ाई जल्दी खत्म करनी चाहिए। आप पहली बार इविल सोल का उपयोग कर रहे हैं और आपने वास्तव में लगातार संघर्ष किया है। ये बहुत अधिक तनावपूर्ण है। आपको भी अपने शरीर और गहरी नसों पर बोझ महसूस होना चाहिए। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ इविल सोल को अधिक से अधिक 30 सेकंड तक बनाए रखा जा सकता है। इससे अधिक समय तक आपकी गहरी नसों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने की संभावना होगी। युन चे का दिल अचानक हल्के से कांप उठा। अरे बेकार आदमी, क्या तुम केवल बचना जानते हो? चूंकि उसकी तलवार के 100 से अधिक वार से युन चे के बालों की एक भी लट को चोट नहीं पहुंची, वह घबरा गया और हताश हो गया। लू झाननान धीरे धीरे दहाड़ते हुए और अधिक घबरा गया। उसकी चिड़चिड़ाहट के तहत लू झाननान की गहन ताकत उसके पूरे शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल गई, क्योंकि उसकी तलवार के पीछे की शक्ति तेजी से हिंसक हो गई थी। व्यापक तलवार की छाया के नीचे ऐसा लग रहा था मानो मुख्य महल के अंदर हिंसक हवा का एक अत्यंत तेज झोंका आया हो। संगमरमर का फर्श तलवार की आभा से लगातार कट और बिखर रहा था और तलवार की हवा से बिखर गया था। ऐसा लग रहा था मानो लू झाननान के शब्द प्रभावी थे। उसकी तलवार का अगला वार एक कोण पर गिरा, लेकिन युन चे ने फिर से अपने त्रुटिहीन विचित्र आंदोलन कौशल का उपयोग करके चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वह अचानक अपनी तलवार की धार का सामना करने के लिए अंदर आ गया और जबरन उसके शरीर पर हमला कर दिया। युन चे के कार्यों ने लू झाननान को उसके विश्वास से परे प्रसन्न किया, क्योंकि उसने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख, तुम मौत की इच्छा रखते हो। फाड़ना। लू झाननान की लंबी तलवार ने यू चे के बाएं हाथ पर बुरी तरह से वार किया और वार से निस्संदेह खून बिखर गया। हालांकि जब उसने युन चे की बांह पर काटे गए खूनी घाव को देखा तो लू झाननान बहुत खुश नहीं हुआ, बल्कि चौंक गया, क्योंकि तलवार का वार नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर की उसकी गहन ऊर्जा से भर गया था। वास्तव में उसके शरीर पर केवल एक घाव काटा गया था, उसका पूरा हाथ काटना तो दूर, हड्डियों को भी नहीं छुआ गया। युन चे के शरीर में गहन शक्ति निस्संदेह नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थी। जैसे ही युन चे ने अपनी तलवार सीधे उठाई, उसकी दाहिनी मुट्ठी जो उसकी सारी शक्ति से भरी हुई थी, लू झाननान की छाती पर भी जोर से गिरी। टकराना।
क्या नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर एक गहन शक्ति के लिए नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा को तोड़ना संभव था? लू झाननान मूल रूप से यू चे की स्ट्राइक को खारिज करने ही वाला था, लेकिन फिर उसका रंग अचानक बहुत बदल गया। उसकी छाती की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा आधी सांस भी नहीं टिकी और तुरंत बिखर गई। लू झाननान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर सीधे 500 किलोग्राम वजन वाले भारी हथौड़े से वार किया गया हो। उसका अंतर्मन हिंसक रूप से लगातार 7 या 8 कदम पीछे हटने के कारण वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। असंभव। उनके पास स्पष्ट रूप से नेसेंट प्रोफाउंड क्षेत्र में प्रथम रैंक वाले व्यक्ति की गहन ताकत थी। भले ही उसकी गहन शक्ति समान स्तर के लोगों की तुलना में बहुत अधिक मोटी हो, वह अधिक से अधिक तीसरे या चौथे स्तर से मेल खाने में सक्षम होगी। हालांकि मैं स्वयं आधे से अधिक शक्तिशाली हूँ। उसके एक प्रहार के बाद ऐसी स्थिति में शर्मिंदा होना मेरे लिए कैसे संभव था, जब मैं उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा को भी नहीं काट सका। उसका मन उथल पुथल में था क्योंकि हत्या करने का उसका इरादा और भी बढ़ गया था। जैसे ही वह 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन के सबसे मजबूत अंतिम कौशल का उपयोग करने वाला था, उसने अचानक यूचे को अपना दाहिना हाथ उसकी दिशा में बढ़ाते हुए देखा, जबकि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। फोड़ना। यूचे की 5 खुली उंगलियां, जो लू झाननान के सामने थी, अचानक कसकर पकड़ ली गईं, जैसे ही उसके मुंह से एक दबी हुई बात निकली। जैसे ही हर कोई उसके कार्यों और उसके द्वारा बोले गए शब्दों से हतप्रभ था, उन्होंने अचानक लू झाननान के शरीर से एक फबूश की आवाज सुनी। ठीक इसके बाद लू झाननान की रक्तरंजित पीड़ा भरी चीख पूरे मुख्य महल में गूंज उठी। वाह! लू झाननान की छाती से अचानक आग का एक गोला निकला, जो वही स्थान था जहां यू चे ने उसे मारा था। मांस, हड्डियां और यहां तक कि आसपास के अंग भी चिलचिलाती आग की चपेट में आ गए। लू झाननान दर्द के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसके दोनों हाथों ने राक्षसी आग को बुझाने की कोशिश में जोर से थपथपाया और थप्पड़ मारा, जो न जाने कहां से आई थी। हालांकि ये लपटें उस गहन ऊर्जा से प्रज्वलित हुई थी जो यू चे ने अपनी छाती के अंदर डाली थी। जब तक वह अपनी छाती नहीं फाड़ देता, उसके बुझने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि कोल्ड ब्लडड उपनाम वाले किसी व्यक्ति को इस तरह चिल्लाने के लिए मजबूर करना, कोई भी उस दर्द की कल्पना कर सकता है जो वह इस समय सहन कर रहा होगा। किसी के शरीर के अंदर प्रज्वलित आग का तो जिक्र ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए आग से जलना पहले से ही सहन करना कठिन था। मुख्य महल के भीतर सभी के रंग रूप बदल गए, कुछ राख हो गए, कुछ भयानक हो गए, और कुछ तो सिर से पांव तक कांपने लगे थे। यह आग है। अग्नि विशेषता गहन कला। वह वास्तव में अग्नि विशेषता की गहन कलाओं का भी उपयोग कर सकता है। मेरे स्वर्ग, क्या ये गहन का दूरस्थ प्रज्वलन नहीं है जिसे केवल अग्निगुण गहन कला के उच्च क्षेत्रों के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है? न केवल इस यू चे के पास अग्निगुण वाली गहन कलाएं हैं, वह अप्रत्याशित रूप से पहले ही इस अवस्था तक पहुंच चुका था। वह स्पष्ट रूप से केवल 16 वर्ष का है। ऐसा कैसे हो सकता है? अतः इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यान मिंग को पहले इतना पीटा गया था। वह बिल्कुल भी निम्न स्तर की गलती नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू चे के पास भी अग्निगुण वाली गहन कला थी, और वह स्पष्ट रूप से यान मिंग की तुलना में इसमें बहुत बेहतर था। यान मिंग के खिलाफ आग से खेलने के लिए वह पूरी तरह से अपनी कब्र खोद रहा था। जैसे ही उन्होंने लू झाननान की छाती से फूटती लौ को देखा, कई लोग सदमे से वापस अपने होश में आ गए थे, और यान मिंग, जो पहले यू चे से हार गया था, लकड़ी के मुर्गे की तरह चकित हो गया था। गहन ऊर्जा का दूरस्थ प्रज्वलन एक ऐसी क्षमता थी जिसे उनके संप्रदाय की गहन कला से तभी हासिल किया जा सकता था जब किसी ने इसे छठे क्षेत्र में विकसित किया हो। उन्होंने 30 साल की उम्र से पहले इसे हासिल करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि यू चे ने ये किया था और निर्विवाद रूप से इसे सभी की आंखों के सामने प्रदर्शित किया था। इस समय वह अच्छी तरह से समझ गया कि उसके नुकसान में जरा भी अन्याय नहीं है। एक ऐसी विसंगति के खिलाफ आग से खेलना जो दूर से ही गहन ऊर्जा को प्रज्वलित कर सकती है।
ये वस्तुतः एक मास्टर बढ़ई के सामने कुल्हाड़ी चलाने के अपने कौशल का प्रदर्शन करना और अपमानित होने के लिए कहना था। मारा जाने के बाद अगर लू झाननान ने तुरंत अपने दांत न पीसते और अपनी गति हासिल करने के लिए अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा नहीं किया होता, बल्कि इसके बजाय तुरंत यू चे की गहरी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया होता जो उसके शरीर में घुस गई थी, तो परिणाम ये होता निस्संदेह भिन्न रहा। हालांकि भले ही लू झाननान को यू चे की मुट्ठी के एक ही वार से वापस उड़ा दिया गया था, फिर भी वह यू चे की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। इससे भी अधिक उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यू चे के पास वास्तव में आग को नियंत्रित करने की इतनी शक्तिशाली क्षमता है। युन चे उसके पैरों के पास चला गया, उसे दया की दृष्टि से देखा और उदासीन स्वर में बोला, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब मुझे आपके नाम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर की ताकत वाला कोई व्यक्ति नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के प्रथम रैंक वाले को भी नहीं हरा सकता। इस प्रकार का कचरा मेरे लिए जानना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए हल्के से अपनी उंगली हिलाई। लू झाननान के सीने पर लगी भयानक आग आखिरकार बुझ गई। जिन लोगों से वह नफरत करता था, उनके खिलाफ युन चे को उनके अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा इस लू झाननान का इरादा उसे मारने का भी था। यदि यह न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के मुख्य महल के अंदर हर किसी की निगरानी में नहीं होता, तो वह लू झाननान के शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए कभी भी दयालु नहीं होता। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 75 जियो लुओ चेंग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 75 जियो लुओ चेंग। लू झाननान फर्श से थक कर उठी। उसका रंग भयानक रूप से सफेद था और उसकी छाती पर कपड़ों के बीच एक छेद पहले ही जल चुका था, जिससे उसकी त्वचा लगभग झुलसी हुई काली दिखाई दे रही थी। अपनी गहन ऊर्जा के संरक्षण में यू चे की लॉ ने वास्तव में उसे गंभीर रूप से घायल नहीं किया। हालांकि उसके शरीर के अंदर लगी आग से जो दर्द हुआ, वह उसे जीवन भर याद रखने के लिए पर्याप्त था और उसके दिल की गहराइयों में एक बहुत गहरा निशान भी अंकित हो गया। इस समय युन चे की ओर उसकी नजर भय से भरी हुई थी। उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी तलवार खींची और बिना कुछ कहे 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन की ओर वापस चला गया। वह जानता था कि आज वह पूरी तरह से वह सीढ़ी का पत्थर बन गया है जिसके बारे में यू चे ने बात की थी। अब पीछे सोचते हुए पहले युन चे के प्रति उसके मन में जो विभिन्न उपहास और तिरस्कार था, वह चुटकुलों के ढेर की तरह था जो उसने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा था। लू झाननान असल में खो गया। कितना भयानक। लू झाननान के पास किस प्रकार की ताकत है, यहाँ तक कि वह यू चे से भी हार गया था। 16 साल का नेसेंट प्रोफाउंड रियलम का प्रथम रैंकर, फिर भी उसकी गहन शक्ति इतनी खतरनाक रूप से गहरी और मोटी थी। उनके आंदोलन कौशल और भी अधिक अजीब और मापे जाने योग्य नहीं थे। इसके अलावा वह अभी भी ऐसी उच्च श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली गहन कला को जानता था। आग की विशेषता वाली गहन कला जो उसने अभी प्रदर्शित की थी, वह क्लाउडी सनसेट और बर्निंग हेवन कबीले से भिन्न प्रतीत होती है। फिर भी इसका स्तर इतना ऊंचा है कि यह भयानक है। वह स्पष्ट रूप से केवल 16 वर्ष का है। इस तरह की प्रतिभा, भले ही इसकी तुलना जियो लुओ चेंग से नहीं की जा सकती, लेकिन अंतर बहुत दूर भी नहीं है। शायद ये बर्निंग हेवन कबीले के फेन जिलुआन के बराबर होने के लिए पर्याप्त है। न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी के बीच उनकी प्रतिभा शीर्ष 5 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। नहीं, शीर्ष 3 में। शिष्यों से लेकर बुजुर्गों तक, 7 घातक तलवार मंडप के सभी लोग अपना उत्साह खो बैठे, क्योंकि वे ही थे जो लू झाननान की क्षमताओं को सबसे अच्छी तरह समझते थे। लेकिन उसकी जैसी ताकत के साथ वह वास्तव में न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के एक 16 वर्षीय शिष्य से हार गया था। इस प्रकार का आध्यात्मिक प्रभाव बहुत अधिक था, इतना अधिक कि वे जो कुछ उन्होंने देखा उसकी वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर सके। जुआन यू, यान मिंग और फैंग गुआंगई, जो पहले यू चे से हार गए थे और भी लंबे समय तक घूरते रहे क्योंकि उनका गला सूख गया था। जब वे यू चे से हार गए, तो उनमें से हर एक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
उनके दिल, लेकिन अब वे स्पष्ट रूप से समझ गए कि उनका नुकसान अनुचित नहीं था। जब युन चे ने उनसे लड़ाई की, तो उसने स्पष्ट रूप से अपनी सारी ताकत नहीं लगाई, शायद उसने अपनी वास्तविक शक्ति का आधा भी उपयोग नहीं किया। अन्यथा उनका नुकसान और भी जल्दी और अधिक दुखद होता। अब पीछे मुड़कर सोचे तो पहले यू चे के सामने उनका अहंकार बिल्कुल एक अज्ञानी पिल्ला की तरह था जो शेर के बच्चे पर गुस्से से भौंक रहा था। इस तरह की प्रतिभा अपनी मजबूत और ठोस विरासत वाले 7 संप्रदायों में भी बेहद दुर्लभ है, और ऐसा शिष्य अप्रत्याशित रूप से हमारे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में दिखाई दिया। शायद ये न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस, जो इतने वर्षों से खामोश था, उसकी वजह से उठ सकता है। सिकोंग हान ने भावनात्मक रूप से आह भरते हुए कहा। उसके बगल के 2 बुजुर्गों ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया और उससे गहराई से सहमत हुए। किसी भी तरह से प्रतिभाओं की अधिकता की आवश्यकता नहीं थी, और वे कभी भी अधिशेष में दिखाई नहीं देंगी। किसी का सक्षम होना ही किसी के परिवार में प्रतिष्ठा लाने के लिए पर्याप्त था। और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के साथ शाही परिवार द्वारा न्यू मून सिटी में स्थापित किया गया एकमात्र गहरा महल, स्वर्ग जानता है कि कितने साल हो गए हैं जब से एक शीर्ष प्रतिभा प्रकट हुई थी जो 7 संप्रदायों की प्रतिभाओं के बराबर हो सकती थी। यही मुख्य कारण भी था कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस 7 संप्रदायों के सामने हमेशा सिर उठाने में असमर्थ रहा। और ये अभिशाप शायद यू चे के उद्भव के साथ टूट जाएगा। नहीं, ये पहले ही टूट चुका है। इस बार सिर्फ यू चे की वजह से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस आखिरकार गर्व के साथ खड़ा हुआ और अपनी ताकत दिखाने आए 7 संप्रदायों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इससे 7 संप्रदायों के शिष्यों की निगाहें भी उन पर टिक गई। अब उनमें वह गर्व और तिरस्कार नहीं रह गया जो उनमें था जब उन्होंने पहली बार मुख्य महल में प्रवेश किया था। इस बीच न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सभी शिष्य अभी भी सदमे में थे। शक्तिशाली लू झाननान का सामना करते हुए यू चे, जो केवल 16 वर्ष का था, ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। इस नतीजे से उन्हें जो झटका लगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में प्रथम रैंक वाले ने नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में 7वें रैंक वाले को हराया। इसे पूरा करने के लिए किसी के पास किस प्रकार की भयानक प्रतिभा होनी चाहिए। ये भी पहली बार था जब उन्हें पता चला कि नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में प्रथम रैंक वाला वास्तव में इतनी भयानक शक्ति तक पहुंच सकता है। दौर दर दौर लगभग हर मैच ऐसी जीत थी जो उनकी भविष्यवाणियों से कहीं अधिक थी। यह ऐसा था मानो वे किसी स्वप्न में हो। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी प्रतिभा को पहले से ही प्रतिभाशाली स्तर का माना जाता था, लेकिन जूनियर ब्रदर युन की तुलना में ये देखने लायक भी नहीं है। सीटों के भीतर न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के कई शिष्यों ने मन ही मनाह भरी। आज इस भोज में शामिल होने में सक्षम होने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सबसे विशिष्ट शिष्य थे, और स्वाभाविक रूप से उनके दिल में आत्मगौरव होगा। हालांकि यू चे की लगातार 5 लड़ाइयों को देखने के बाद उनके दिलों के अंदर का गर्व बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उनके दिल इस कनिष्ठ भाई के प्रति सम्मान और प्रशंसा से भर गए जो अभी अभी प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुए थे। क्या ये सचमुच मेरे जीजाजी? जिया युवानबा ने न जाने कितनी 100 बार यह बात कही थी। उसकी आंखें शुरू से अंत तक खुली रहती थीं। वह और जूनियर ब्रदर युन भी पूर्व में स्थित उसी छोटे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से आए थे। उस स्थान पर निश्चित रूप से कोई उच्च श्रेणी के संसाधन नहीं होंगे, और ऐसी परिस्थितियों में जूनियर भाई यू वास्तव में ऐसे दायरे तक पहुंच सकते थे। यदि वह एक प्रमुख संप्रदाय में पैदा हुआ होता तो अब उसकी उपलब्धि निश्चित रूप से और भी अधिक चौंकाने वाली होती। लैन जुएरुओ ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, क्या वह व्यक्ति नहीं था जिसकी मैं हमेशा से तलाश कर रहा था? टीएल, हुक, लाइन और सिनकर। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, लैन जुएरुओ की आकर्षक आंखें हिंसक उथल पुथल में बदल गईं और एक अतुलनीय मर्मस्पर्शी चमक छोड़ी। युन चे की ओर उसकी नजर भी अचानक बदल गई। लगातार 5 लड़ाइयां लड़ने के बाद युन चे ने स्पष्ट रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की थी। भले ही वह बाहर से शांत दिख रहा था, उसका माथा पहले से ही पसीने की बूंदों से ढका हुआ था और उसकी सांसें भी स्पष्ट रूप से तेज हो गई थी।
उसकी बाईं बाह पर खून का घाव देखने में बहुत भयानक था और जो खून बह रहा था उसने पहले ही उसकी आधी आस्तीन को लाल रंग में रंग दिया था। लेंजुएरो तुरंत खड़ा हो गया, उसने सभी प्रकार के मलहम निकाले, तेजी से यूचे की ओर चली और चिंता से पूछा, जूनियर भाइयों, आपका हाथ घायल हो गया है, घाव कितना गंभीर है? यूचे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये ठीक है, ये सिर्फ एक खरोंच है जो हड्डी तक नहीं पहुंची। इसके अलावा इससे खून बहना पहले ही बंद हो चुका था। मैं चिंता के लिए वरिष्ठ बहन को धन्यवाद देता हूँ। सख्त अभिनय करना बंद करो, आओ सीनियर सिस्टर को देखने दो। लेंजुएरो ने अपने जेड हाथ फैलाए और यूचे के घावों की जांच करते हुए उसकी बाह को सावधानी से उठाया। इसके बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। भले ही यूचे की बाह पर घाव बहुत गहरा था, लेकिन जैसा उसने कहा था, यह वास्तव में उसकी हड्डियों तक नहीं पहुंचा था। वह निस्संदेह लू झान्नान का एक प्रहार था, फिर भी इससे केवल इस प्रकार की चोट लगी जिसे केवल एक मामूली घाव माना जा सकता था। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर का उल्लेख नहीं किया गया है। भले ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर पर एक समान व्यक्ति हो लू झान्नान से एक प्रहार मिला, तो निश्चित रूप से उन्हें इतनी हल्की चोट नहीं लगी होगी। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के प्रथम रैंकर के रूप में उनके लिए इतनी मजबूत सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा रखना कैसे संभव था? जैसे ही उसने लेंजुएरो के चेहरे पर आश्चर्य देखा, यूचे के चेहरे पर धीरे धीरे गर्व की झलक दिखाई दी। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करती हैं, वरिष्ठ बहन? मेरा शरीर लोहे का बना है, तुम जानते हो, मैं इतनी आसानी से कैसे गंभीर रूप से घायल हो सकता हूँ। लेंजुएरो ने धीरे से हंसते हुए कहा, जब आप इतने गोरे और कोमल दिखते हैं तो आपका शरीर लोहे का कैसे बना है? आप एक मानक लड़के के खिलौने की तरह दिखते हैं। लड़का खिलौना। यूचे ने एक पल के लिए अपनी भौहें उठाई, फिर उसने लेंजुएरो के बर्फ सफेद चेहरे को देखा और खुशी से हंसा। केवल वे पुरुष जिन्हें एक सुंदरता द्वारा रखा और प्रदान किया जाता है, उन्हें लड़कों का खिलौना कहा जा सकता है, और मेरे पास तो एक भी नहीं है मेरे लिए सुंदरता प्रदान करने के लिए। क्या होगा, वरिष्ठ बहन मुझे बनाए रखें। फफ, आपका मुंह निश्चित रूप से शरारती है। जब लेंजुएरो ने उस पर अपनी आंखें घुमाई तो उसकी हंसी छूट गई। मैं अभी भी तुम्हारी वरिष्ठ बहन हूँ, ठीक है? यदि तुम मुझे और चिढ़ाने का साहस करते हो, तो वरिष्ठ बहन द्वारा तुम्हारी शादी के बारे में बात फैलाने से सावधान रहना। उसके बाद तुम एक भी लड़की को धोखा नहीं दे पाओगे। यूचे की अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। लेखक ने कहा कि उसका चेहरा ज्याओंग जैसा दिखता है। लेंजुएरो को अपनी चिंता दिखाने के लिए यूचे के पास जाने की पहल करते हुए, और इसके अलावा एक साथ बातें करते और हंसते हुए, दोनों में छेड़खानी का संकेत भी दिखाई दिया। मुरोविये का चेहरा एक पल में हरा हो गया, उसके दांत लगभग पीसने से टुकड़े टुकड़े हो जाना। वह और लेंजुएरो सार्वजनिक रूप से न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के सुनहरे जोड़े के रूप में जाने जाते थे। इससे पहले कि वे जनता द्वारा पहचाने जाने वाले जोड़े बन जाएं, बस एक और कदम की जरूरत थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक कदम कितना कठिन था। कम से कम लेंजुएरो ने कभी भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया था जैसा वह वर्तमान में यूचे के साथ कर रही है। वह लानत है। मुरोविये की नजर अचानक और अधिक भयावह हो गई, जैसे कि उसने उस नजर को महसूस किया हो जो ईर्ष्या और घृणा से भरी थी। यूचे का सिर थोड़ा सा मुरोविये की दिशा में घूम गया, उसके होठों का कोना एक अदृश्य मोड़ में मुड़ गया। तारांकन, ताली 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 तारांकन। इस समय मुख्य महल में एक तेज और स्पष्ट ताली की आवाज गूंजी और सभी को ध्वनि की उत्पत्ति की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। ताली बजाने वाला शख्स धीरे से अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। आश्चर्यजनक, सचमुच तुलना से परे शानदार। मैं मूल रूप से अपने पिता के स्थान पर पैलेस चीफकिन को बधाई देने आया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैं बाघों और ड्रैगन के बीच एक के बाद एक शानदार लड़ाई का आनंद लेने में सक्षम था। हमारे न्यू मून सिटी में एक और शानदार सितारे को उभरते हुए देखने के लिए मैं और भी अधिक भाग्यशाली हूँ। जब युवक ने बोलना शुरू किया तो वह यूचे की ओर भी चला गया और वह खुशी से कान तक मुस्कुराया।
वह काफी युवा लग रहा था और उसकी शक्ल 16 या 17 साल के बच्चे जैसी थी। हालांकि उसके चेहरे पर अपरिपक्वता के कोई लक्षण नहीं थे, इसके बजाय उन्होंने एक अमूर्त महान और गौरवपूर्ण आभा धारण की। उनकी आवाज स्पष्ट और सौम्य थी, फिर भी उसमें ऐसा दबाव था कि दम घुटने लगता था। जैसे ही उन्होंने उस युवक को देखा जो धीरे धीरे बाहर चला गया था, महल तुरंत पूरी तरह से शांत हो गया। जियो लुओचेंग, न्यू मून सिटी में युवा पीढ़ी का निर्विवाद नंबर 1। जब जियो लुओचेंग मुख्य महल में चला गया तो सभी की निगाहें उस पर केंद्रित थी। हालांकि उसके बाद बहुत से लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया, यहाँ तक कि जब यूचे ने 7 संप्रदायों के सभी 16 वर्षीय युवाओं पर युद्ध की घोषणा की थी और 7 संप्रदायों में से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तब भी किसी ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो लुओचेंग जिस स्तर पर था वह पहले ही इससे कहीं आगे निकल चुका था। छोटा न्यू मून सिटी, उनकी भयानक प्रतिभा ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना न्यू मून सिटी या 7 संप्रदायों के शिष्य कर सके। टाई हिंगजुन ने 17 साल की उम्र में नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश किया। लू झाननान ने 18 साल की उम्र में नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 7वें स्तर में प्रवेश किया। वे सभी न्यू मून सिटी में प्रसिद्ध और सर्वोच्च प्रतिभा वाले थे। फिर भी जियो लुओचेंग 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। जियो लुओचेंग ने न्यू मून सिटी संप्रदायों के युवा शिष्यों के बीच लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया था, क्योंकि न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं था और कोई भी उसे दिखाने के योग्य नहीं था उसकी शक्ति या तो। भले ही वह जियो संप्रदाय की शाखा संप्रदाय का युवा संप्रदाय गुरु था जो न्यू मून सिटी में स्थित था, हर कोई जानता था कि एक बार जब वह 20 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएगा तो उसके लिए न्यू मून सिटी में रहना अकल्पनीय होगा। इसके बजाय वह जियो संप्रदाय के मुख्य मुख्यालय में लौट आएगा। अपनी भयानक प्रतिभा के कारण वह मुख्य संप्रदाय के अंदर भी एक अच्छे ऊंचे पद पर होगा। जियो संप्रदाय का मुख्य संप्रदाय, वह एक विशाल विशालकाय वस्तु थी जिसे देखने का अधिकार भी न्यू मून सिटी को नहीं था। यह एक प्रमुख संप्रदाय था जिसका ब्लू विंड के शाही परिवार को भी समर्थन करना पड़ा। जियो लुओचेंग को यही होना चाहिए था, क्योंकि न्यू मून सिटी जियो लुओचेंग नामक इस असाधारण प्रतिभा को समाहित करने में असमर्थ था। हालांकि अब जियो लुओचेंग ने न केवल व्यक्तिगत रूप से कदम बढ़ाया, बल्कि वह यूचे की ओर भी चला। सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये संभव है कि वह इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।